दोस्तों, नदी का पानी ना ऊपर से जितना शांत और पारदर्शी दिखता है, सच मानिए उसके अंदर उतनी ही भयानक गहराइयां छुपी होती हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी ही कहानी को डिकोड करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक किंवदंती की गहराई में उतरते हैं, जहां एक शांत नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि एक ऐसा कब्रिस्तान है जो कभी सोता ही नहीं। अब देखिए, ये कोई आम भूत प्रेत वाली कहानी बिल्कुल नहीं है। सोर्स मटेरियल हमें एक बेहद ही अलग तरह की एंटिटी यानी सत्ता से रूबरू कराता है, जिसे नाम दिया गया है पनडुब्बी। अब यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो इंसानों का मांस खाती हो, नहीं, बल्कि ये इंसानों के गहरे दर्द, उनके सदमे और उनकी नफरत को अपना निवाला बनाती है। मतलब मनोवैज्ञानिक और अलौकिक शक्तियों का एक ऐसा डरावना कॉम्बिनेशन है ना ये, जो इस पूरी कथा को बहुत ही भयानक और खास बना देता है। तो अब सवाल ये आता है कि इस पूरी कहानी की नींव क्या है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिएगा। प्यार धोखा बन जाता है और दर्द एक खौफनाक सच। ये सिर्फ डराने के लिए लिखी गई कोई लाइन नहीं है दोस्तों, ये असल में इस पूरे नैरेटिव का इमोशनल बेस है। कहानी हमें बहुत साफ शब्दों में बताती है कि जब प्यार जैसी पवित्र चीज टूटती है ना, तो उससे जो दर्द पैदा होता है वो इतनी ताकतवर ऊर्जा बन सकता है कि अंधेरे में बैठी भयानक चीजें खुद ब खुद उसकी तरफ खींची चली आती हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये सब हमारी मुख्य किरदार सोनिया के साथ कैसे जुड़ता है। ओपनिंग सीन ही एकदम झकझोर देने वाला है। सोनिया बस चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे हैं, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। तभी एक फोन कॉल आता है। सामने वाला उसे आगे बढ़ने की सलाह देता है, लेकिन सोनिया, वो तो जैसे पूरी तरह से सुन्न हो चुकी है। और तभी कहानी हमें एक बहुत बड़ा झटका देती है। जैसे ही सोनिया अपनी जगह से उठती है, ये भयानक सच सामने आता है कि उसका दायां हाथ कोहनी के ऊपर से पूरी तरह से गायब है। सोचिए, ये कोई मामूली डिप्रेशन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरे शारीरिक और मानसिक सदमे का नतीजा है। और ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि उसका पास्ट और प्रेजेंट एक दूसरे से कितने अलग हैं। एक तरफ कुछ महीने पहले का वो खुशनुमा समय है जहां सोनिया और गर्वित साथ हैं, एक प्यारा सा मैरिज प्रपोजल है, खुशियों से भरी दुनिया है। और दूसरी तरफ वो खौफनाक दिन, नदी का किनारा, पानी में फैलता हुआ खून, गर्वित का अचानक गायब होना, और तभी पानी के अंदर से एक भयानक आकृति बाहर निकलती है जो सीधे सोनिया के हाथ पर हमला करके उसे काट देती है। लिटरली एक ही पल में प्यार और भविष्य दोनों उस खूनी नदी में हमेशा के लिए डूब जाते हैं। अब यहाँ से कहानी इन्वेस्टिगेशन की तरफ मुड़ती है। अगले दिन जांचकर्ता आशिमा और चंदन उसी नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां उन्हें जो सुराग मिलते हैं ना, वो काफी अजीब हैं। गीली मिट्टी पर किसी भारी चीज को घसीटने के निशान हैं और पास ही एक पेड़ पर कपड़े का टुकड़ा फंसा हुआ है। आशिमा को लगता है कि ये पक्का किसी जंगली जानवर का काम है, लेकिन यहीं पर चंदन एक बहुत ही अजीब और डरावनी बात बोलता है। वो धीरे से कहता है कि यहाँ कोई जानवर नहीं रहता, यहाँ सिर्फ वो रहती है। ये लाइन इस बात का पक्का सबूत है कि लोकल्स इस खतरे को बहुत पहले से जानते हैं और ये कोई नॉर्मल क्रिमिनल केस तो बिल्कुल नहीं है। इस बीच सोनिया अपने ही घर में जिस साइकोलॉजिकल आतंक से गुजर रही है, वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। रात का वक्त है, वो अपने बचे हुए एक हाथ से काफी स्ट्रगल करते हुए खाना बनाने की कोशिश कर रही है। हताशा में नमक का डब्बा गिर जाता है और वो पूरी तरह से टूटकर रोने लगती है। और तभी बिना किसी के छुए पानी का नल अपने आप चालू हो जाता है। सोनिया एकदम से चीख पड़ती है, तुम मुझसे चाहते क्या हो? इससे ये बात एकदम क्लियर हो जाती है कि पनडुब्बी का खौफ सिर्फ उस नदी तक सीमित नहीं है। वो सोनिया के अकेलेपन, उसके दर्द का फायदा उठाकर उसके घर के अंदर तक घुस चुका है। तो चलिए अब इस श्राप की जड़ों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आशिमा को एक 17 साल पुरानी केस फाइल मिलती है जो एक बहुत ही भयानक सच सामने लाती है। ये सब 17 साल पहले शुरू हुआ था। सावित्री नाम की एक महिला थी जिसे गांव वालों ने शक के चलते डायन समझ लिया और उसे उसी नदी में बहुत ही बेरहमी से डुबोकर मार डाला। लेकिन गांव वालों को अपनी इस गलती का और उस श्राप का पता चला कैसे? असल में सावित्री की मौत के कुछ ही घंटों बाद उस नदी का शांत पानी एकदम काला पड़ने लगा। सतह पर बदबूदार और अजीब से बुलबुले उठने लगे। और तो और नदी किनारे जाने वाले मवेशी और इंसान बिना किसी सुराग के अचानक गायब होने लगे। इस खौफनाक बदलाव ने पूरे गांव में दहशत फैला दी और उन्हें तुरंत समझ आ गया कि सावित्री मरी नहीं है, बल्कि वो अब पनडुब्बी बन चुकी है। एक ऐसा खौफ जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए वहीं बस गया है।
और यही अतीत हमें कहानी के सबसे इंटेंस और तनावपूर्ण हिस्से की तरफ ले जाता है। आधी रात का समय है, सोनिया पहले से ही गहरे सदमे में है और तभी उसे बाहर जंगल के अंधेरे से एक आवाज सुनाई देती है। और पता है ये आवाज किसकी है? किसी और की नहीं बल्कि उसके खोए हुए प्यार गर्वित की। सोनिया, यहाँ आओ। सोचिए, ये धोखे का सबसे भयानक रूप है। पनडुब्बी बहुत अच्छे से जानती है कि सोनिया की सबसे बड़ी कमजोरी, उसका सबसे बड़ा दर्द क्या है, और वो उसी दर्द, उसी एक उम्मीद का इस्तेमाल करके उसे नदी के उस अंधेरे किनारे तक खींची लाती है। और ये सीन ना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि दर्द इंसान को अंदर से कितना लाचार कर देता है। सोनिया नदी के किनारे खड़ी है, अचानक पानी में बुलबुले उठते हैं और एक बेहद डरावनी औरत जैसी आकृति बाहर आती है। लेकिन यहाँ डलने या भागने के बजाय सोनिया मुस्कुरा रही है। वो अंदर से इतनी टूट चुकी है कि वो खुद को उस भयानक चीज के हवाले करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो कहती है, मुझे अपने साथ ले चलो। सच कहूं तो खौफ और दुख का ये ऐसा मिक्सचर है ना, जिसे देखकर कोई भी सुन्न रह जाए। लेकिन ठीक उसी पल कहानी में एक बहुत ही क्रूशल इंटरवेंशन होता है। आशिमा, जो अब तक सच्चाई के काफी करीब पहुंच चुकी थी, अपनी टॉर्च की तेज रोशनी के साथ एकदम सही वक्त पर वहां पहुंच जाती है। वो जोर से चीखती है, सोनिया पीछे हटो, ये वो नहीं है। और जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस आकृति पर पड़ती है, वो छलावा टूट जाता है। पनडुब्बी बहुत गुस्से में चीखने लगती है और गर्वित का रूप छोड़कर अपना असली, सड़ा और भयानक रूप दिखा देती है। आशिमा की इस एंट्री ने लिटरली इस पूरे कहानी की स्पीड बढ़ा दी है। और बस यहीं पर कहानी अपना सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट रिवील करती है। देखिए, अब तक हमें क्या लग रहा था कि चंदन एक बहुत ही मददगार इन्वेस्टिगेटर है जिसे लोकल कहानियों के बारे में पता है। लेकिन ये जो दाईं ओर का सीन है ना, ये एक बहुत बड़े धोखे से पर्दा उठाता है। चंदन अचानक उसी अंधेरे से बाहर निकल कर आता है और ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि वो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा था, बल्कि वो खुद पनडुब्बी के लिए शिकार ढूंढ रहा था। तो आखिर चंदन ऐसा कर क्यों रहा था? उसका ये डायलॉग सुनिए, आज रात वो बहुत भूखी है। ये एक लाइन उसकी विकृत और खौफनाक मानसिकता को पूरी तरह से खोलकर रख देती है। असल सच्चाई तो ये है कि चंदन उसी सावित्री का पति था जिसे 17 साल पहले गांव वालों ने मार दिया था। चंदन को पूरा यकीन है कि उसकी पत्नी उस डरावनी आत्मा के अंदर आज भी जिंदा है और इसीलिए अपनी पत्नी की भूख मिटाने के लिए वो खुद लोगों को मारकर या उन्हें चालाकी से लालच देकर उस पनडुब्बी के पास ला रहा था। मतलब गर्वित की मौत और सोनिया का ये पूरा दर्द, ये सब कुछ चंदन की ही रची हुई एक खौफनाक साजिश थी। और अब हम पहुंच चुके हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर। चंदन सोनिया को जबरदस्ती नदी की तरफ धकेलता है ताकि वो अपनी पत्नी को आज का खाना दे सके। लेकिन यहीं पर पनडुब्बी का असली रूप सामने आता है। वो आत्मा सोनिया को पूरी तरह इग्नोर कर देती है और इसके बजाय वो बहुत ही हिंसक तरीके से चंदन का ही गला दबोच लेती है। पनडुब्बी इससे पूछती है, मुझे चुड़ैल बनाकर मरवाया था ना तूने? और भाई, ये एक ऐसा खुलासा है जो पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है। 17 साल पहले सावित्री को किसी अनजानी भीड़ ने नहीं, बल्कि खुद चंदन ने ही साजिश रचकर मरवाया था। वो आत्मा अपना न्याय खुद करती है और चंदन को खींचकर गहरे पानी में ले जाती है। बस कुछ ही पलों में वो पूरी नदी खून से लाल हो जाती है। अगली सुबह सब कुछ शांत हो चुका है। चंदन मारा जा चुका है और सोनिया की जान बच गई है। लेकिन क्या कहानी सच में खत्म हो गई? आशिमा का जो फाइनल कंक्लूजन है वो बहुत ही डराने वाला है। वो समझ चुकी है कि पनडुब्बी ने भले ही चंदन से अपना बदला ले लिया हो, लेकिन उस नदी का श्राप खत्म नहीं हुआ है। आशिमा कहती है वो कभी नहीं जाएगी, वो बस इंतजार करेगी जब तक कोई और अपने दर्द से उसे ना बुलाए। ये लाइन एकदम क्लियर कर देती है कि पनडुब्बी अब कोई आम आत्मा नहीं है, बल्कि वो एक शाश्वत एंटिटी बन चुकी है जो दुनिया में मौजूद दुख और दर्द से अपनी ताकत खींचती ही रहेगी। और इसी खौफनाक सवाल के साथ हमारा ये विश्लेषण अपने अंत तक पहुंचता है। ये कहानी हमारे दिमाग में एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो शायद बहुत लंबे समय तक गूंजता रहेगा। हम अक्सर शांत जगहों को बहुत सेफ मान लेते हैं, है ना? लेकिन पनडुब्बी की ये कहानी हमें सिखाती है कि हर सन्नाटा खाली नहीं होता। कोई न कोई डरावनी चीज उस अंधेरे में छुप कर बैठी हो सकती है, जो बस आपके दुख और आपके दर्द का फायदा उठाने का इंतजार कर रही हो। भविष्य में जब भी आप किसी शांत नदी के किनारे खड़े होंगे, तो शायद ये ख्याल आपको डरा दे कि क्या पानी के नीचे से कोई आपके दर्द को महसूस कर रहा है।
खैर, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। सीखते रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा याद रखिए कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं और कभी-कभी उसका दूसरा पहलू बहुत ही गहरे काले पानी के नीचे छिपा होता है।